हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कि आपका जो अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी आपकी प्रश्नावली 3.1 पढ़ने से पहले हम लोग बेटा बेसिक जानकारी लेंगे इस चैप्टर की। क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और पिछली बार हम लोगों ने बहुपद पढ़े हुए थे, अब हम लोग समीकरण पढ़ेंगे कि क्या होता है समीकरण। अब बिना देर के हुए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत जल्दी से 2 ही 3 वीडियो में चैप्टर खत्म कर दिया था, है ना, वैसे अगला ही में यह एक्सरसाइज थोड़ी बेटा बड़ी है ना। सबसे पहला चैप्टर है आपका, सबसे पहली बात तो यह है, इसमें आया दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी क्या होता है दो चर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा दो चर की। जैसे इसमें चैप्टर का आपका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक बात और मैं बताऊंगा कि ये रैखिक क्या होता है, इसे रैखिक बोला क्यों गया है ना। एक एक जानकारी बेटा हम लोग लेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग बात करेंगे दो चर की। यहां पर पहले एक शब्द आया है दो चर। आप लोग पूछोगे सर ये दो चर होता क्या है, क्या है ये दो चर। दो चर का मतलब बेटा हम लोग बात किए हुए थे, चर का मतलब होता है एक्स और वाई जेड, लेकिन आप इस अध्याय में केवल दो ही चर की बात की गई है, वो चर है एक्स और वाई, यानी हमारे दो चर का मतलब एक्स और वाई। तो सर हम कैसे जानेंगे, अगर कोई लिखा हुआ है 3x प्लस का 5x इक्वल टू 5 लिखा हुआ, तो सर इसे हम दो चर नहीं कहेंगे। नहीं बेटा, यहां पर एक ही चर है, वो चर है x, यानी अगर किसी में केवल एक ही चर होगा जैसे इसमें है केवल कौन सा चर है x, यानी इसमें एक ही चर है, वो कौन सा है x। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, दो चर कब कहते हैं, यानी अगर लिखा होता 3x प्लस का 5y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा होता, कुछ ऐसे लिखा होता, तो यहां पर दो चर थे, एक x था और एक y था। यानी जब चर चेंज हो जाए, x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए, तो चर की संख्या भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आपको दो चर समझ में आया कि नहीं आया कि दो चर क्या होता है। दो चर का मतलब जिसमें x और y हो। अब बात है रैखिक कि सर ये रैखिक क्या होता है। जैसे कि बेटा मैंने एक समीकरण लिख दी यहां पर एक और, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक, यानी उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। इसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण या सरल रेखा का समीकरण। रेखा की बात आगे हम लोग करेंगे बेटा, है ना। अब बताओ इस पूरा जो लिखा हुआ शब्द है इसका मतलब समझ में आया या नहीं आया। आपको ये बात समझ में आई कि दो चर क्या होते हैं। दो चर का मतलब x और y। रैखिक का मतलब समीकरण में चर की अधिकतम घात एक हो। जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। बताओ बात समझ में आ गई। यहां चर की अधिकतम घात बेटा कितनी है, यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी, एक। अब बताओ इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यानी अगर हम लोग और आगे बात करें, हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक समीकरण ये लिखी हुई। तो सर समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है। सर हम लोग पीछे बहुपद पढ़े हुए थे,
बेटा समीकरण बहुपद में बस एक ही अंतर है, बहुपद के आगे जीरो या कुछ नहीं लिखा होता है, समीकरण के आगे बराबर करके जीरो या कोई नंबर लिखा होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो बेटा, एक समीकरण ये लिखी हुई है, अगर एक समीकरण लिखी हुई है तो उससे एक लाइन खींची जा सकती है। कितनी लाइन? एक लाइन। यानी ये किसी एक लाइन का समीकरण लिखो, मान लिया वो लाइन बेटा हम लोगों की कैसी है? वो लाइन बेटा कुछ ऐसी है लाइन। बात समझ में आ गई? या उसको मैं बना दूं इसको, वो लाइन कुछ ऐसे है बेटा, ये एक लाइन बनी हुई। एक दूसरी समीकरण हम लोग बेटा लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं 4x प्लस का 6y और प्लस 10 इक्वल टू 0। एक दूसरी समीकरण लिख दी बेटा, वो भी लाइन हम बना दिए इधर, वो भी लाइन बेटा आपकी ये रही आपकी लाइन। उसकी लाइन ये रही बेटा। अब बात है इनका रिलेशन क्या होता है। अगर ये दो समीकरण लिखी हुई, दो लाइन बनी हुई है, क्या ये दोनों लाइन ऐसे ही रहेंगी? अब बात आती है कि वो दोनों लाइन कैसी कैसी हो सकती हैं, यानी जो दो समीकरण दी हो तो उनसे लाइन कैसी बनेगी। अगर बेटा हम लोग इसको सॉल्व करें, 2x प्लस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगर किसी समीकरण में दो चर हैं तो उस समीकरण को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो समीकरण होना चाहिए। जैसे कि इससे पहले हम लोग रैखिक, अगर मैं देख लूं जिसमें केवल एक ही चर हो, जैसे लिखा है 3x प्लस का 5x और इक्वल टू लिख दिया बेटा मैंने 16, तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 8x इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 16/8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। सर ये दोनों लाइन होंगी फिर कैसे? बेटा ये लाइनें की तीन कंडीशन हो सकती। कितनी कंडीशन हो सकती हैं? तीन। पहली बात तो वो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर सकती है, पहली बात वो लाइन ऐसी हो सकती है। दूसरी बात वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। तीसरी बात क्या होगी बेटा कि एक लाइन बनी हुई है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए। ऐसे एक लाइन बनी हुई थी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन निकल जाए, यानी लाइन के ऊपर लाइन चली जाए। अब बेटा अगर अब एक बात बता रहा हूं, अगर दोनों लाइन एक बार टच हुई हैं तो उसका एक हल होगा। अगर वो दोनों लाइंस कहीं पर नहीं मिल रही है तो उसका कोई हल नहीं होगा। यानी ना वहां पर x की वैल्यू होगी ना y की वैल्यू होगी, लेकिन यहां पर वैल्यू होगी। अच्छा यहां पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी यहां पर x और y की बहुत सारी वैल्यूज होंगी। बताओ बात समझ में आ गई बेटा? चलो आगे बात करते हैं। अब होगा क्या सर, हम कैसे पहचानेंगे कि उस लाइन का एक ही हल होगा, उस लाइन का कोई हल नहीं होगा, उस लाइन के अनेक हल होंगे? हम लोग कैसे जानेंगे? यहां पर लिखेंगे केवल एक हल, केवल एक हल। और यहां पर क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। यहां पर लिख देंगे बेटा अनेक हल। अनेक का मतलब बहुत से हल होंगे उसके, अनेक हल। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अभी इसके बारे में और बहुत सी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है बेटा जो हम पढ़ा रहे हैं ना। चलो आगे बेटा देखते हैं। अब बात देखते हैं हम लोग कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ये संपाती रेखाएं क्या होती हैं और ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात की बेटा, अब हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं।
प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा बेटा समपाती समपाती रेखाएं। तीसरा पॉइंट हम लोग बेटा बात करेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं अब क्या होती है? मान ले बेटा दो इक्वेशंस हम लोगों को दी गई थी। एक इक्वेशंस हम लोगों को बेटा दी गई थी 2x प्लस का 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक पहली समीकरण दी हुई थी बेटा। दूसरी दी हुई थी 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा कुछ ऐसी दी हुई थी। बोलो बात समझ में आ गई? या थोड़ा वैल्यू हम लोग बेटा और चेंज कर लेते हैं। यहां पर कर लेते हैं 6xy माइनस का 10 इक्वल टू 0। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब हम लोग देखते हैं बेटा माइनस है या प्लस ले लें। अगर देखें अब एक के नीचे एक लिख दो बेटा, 2/4 लिख ले बेटा बराबर 3/-6 लिख ले बेटा। अब एक बात बताओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इक्वल 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आया माइनस का 2। अब बताओ क्या आप लोग ये बता सकते हो कि 1/2 क्या -1/2 के बराबर होगा? कहोगे नहीं सर, वो प्लस में माइनस में बराबर क्यों हो जाएगा? यानी सर हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो अगली लाइन हम लोग बेटा लिखेंगे नहीं, बस यही निकाल लेंगे। यानी सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? बेटा मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक सामान्य समीकरण होती है बेटा। इधर देखो, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक सामान्य समीकरण होती है, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बताओ बात समझ में? तो सर हम क्या ये बात कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ था ये a1 लिखा हुआ था, ये दो क्या था? ये दो a1 था। यानी सर a1 अपॉन बाद में ये लिया था 4, यानी वो a2 था। वो क्या था? a2 था। ये बराबर नहीं आया। किसके बराबर नहीं आया बेटा? इट इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं आया? b1 अपॉन b2 के। किसके बराबर नहीं आया? b1 अपॉन b2 के। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? भाई a1 की जगह इधर देखो, इधर देखो, इधर a1 की जगह 2 था, a2 की जगह नीचे दूसरी समीकरण में 4 था बेटा। ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। वहां भी पहले समीकरण, नीचे दूसरी समीकरण। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -6 और बाकी c1 की वैल्यू तो लिखी हुई है बेटा। यानी अगर हम लोग कह दे सर प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होंगी, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा b1 अपॉन b2 के। बताओ ये बात आ गई? यानी सर इसी को तो हम लोग लिखते थे ऐसे कि एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन ऐसे गई, एक जगह टच किया। यानी सर इसी को हम लिखते थे केवल एक हल। यही समीकरण होती बेटा, केवल एक हल की। बताओ बात समझ में आ गई? यानी इसको मैं लिख दूं केवल एक हल, केवल एक हल। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, बताओ ये बात समझ में आ गई? अब बेटा हम लोग दूसरी समीकरण अगर इधर ले ले, दूसरी समीकरण अगर बेटा हम लोग ले लें, जैसे लिखा है 2xy, सेम लूंगा 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहां पर ले लू 4x प्लस का 6y और प्लस 10 इक्वल टू 0 ले लू बेटा। क्या ले लू? 0 ले लू। तो सर a1 की वैल्यू कितनी होगी? फिर से लिखते हैं, फिर से 2 के नीचे 4 लिख दें, इक्वल 3 के नीचे
6 लिख दें और 5 के नीचे 10 लिख दें। बताओ ये बात समझ में आई? चलो इसको कैंसिल आउट करते बेटा हम लोग। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 1/2। सर यहां तो आ गया, तीनों बराबर हो गए, यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि सर A1/A2 बराबर आ रहा B1/B2 के और बराबर आ रहा C1/C2 के। बताओ ये बात समझ में आ गई? चलो क्या लिखते हैं सर? उस समीकरण से आ रहा है कि A1 अपॉन A2 और बराबर आ रहा है बेटा B1/B2 के और बराबर आ रहा C1/C2 के। यानी सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? संपाती का मतलब होता है लाइन के ऊपर लाइन, यानी अगर कोई एक लाइन ऐसे गई हुई है और एक उसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए बेटा, ऐसे, इसी को बेटा बोलते हैं संपाती। अच्छा, ये लाइन जितने बिंदुओं पर टच कर रही होती है उसके उतने ही हल होते हैं। जैसे ये लाइन अगर बेटा देखी जाए तो ये दोनों लाइनें केवल एक जगह छू रही थी, यानी एक जगह प्रतिच्छेद कर रही थी, इसलिए इसका केवल एक हल था। और ये लाइन तो बहुत जगह टच कर रही, इसलिए इस लाइन के कितने हल होंगे बेटा? अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। अनेक हल होंगे। बताओ बात समझ में आई बच्चा कि नहीं आई? आ गई? अब समीकरण वही रखते हैं बेटा हम लोग, बस थोड़ा सा चेंज क्या कर देते हैं, -10 = 0। यानी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? अगर इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/-10। बेटा सबसे पहली बात समझो, इधर से पॉजिटिव ये निगेटिव तो ये इक्वल नहीं होगा। यानी अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2/4, यानी अगर कट करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 यानी 1/-2 ये बराबर नहीं। यानी सर यहां पर तो आया है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1/C2 के। यानी सर हम यहां पर ये बात बता सकते हैं कि जो A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1/C2 के। यानी ये दोनों लाइन बेटा क्या होंगी? समांतर होंगी, ऐसे होंगी बेटा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी ऐसे हो रही, यानी ये दोनों लाइन बेटा कहीं पर भी टच नहीं कर रही। जब ये दोनों लाइन कहीं पर टच नहीं कर रही है तो इसके कितने हल होंगे बेटा? कोई हल नहीं। अगर कोई लाइन टच करती है तो उसके हल है, और लाइन टच नहीं कर रही तो उसका कोई हल नहीं। यानी यहां पर लिख देंगे कोई हल, कोई हल नहीं। बताओ बात समझ में आ गई? अब बेटा इस समीकरण को मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी और बात लिखनी है। बेटा आप एक बात समझो, आपका कोई दोस्त है, दो दोस्त हो आप लोग कभी कभी उससे मिलते हो। मान लो आज हम हैं, मेरा कोई एक दोस्त है, हम दोनों लोग मिल रहे हैं अगर आपस में, तो हम दोनों लोग क्या है? संगत है हमारी लोग की। संगत का मतलब क्या होता है? मिलना ही तो संगत होता है। हम दो दोस्त लोग मिल रहे हैं रोज डेली, तो हम लोग क्या होंगे? संगत होंगे। यानी अगर कोई लाइन मिल रही है तो वो संगत होगी। वो क्या होगी? संगत होगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? संगत। अच्छा बात आई, मिल रहे हैं तो संगत होगी। भाई ये दोनों लोग भी मिल रहे हैं, अच्छा ये लोग एक बार मिल रहे हैं दिन में, ये दिन में कई बार मिल रहे हैं, लेकिन संगत तो होगी ना। संगत का मतलब है दो लोग आपस में मिले, दोस्ती हो या मिले या कुछ भी हो, अगर उन दोनों का रिश्ता है तो वो दोनों लोग एक संगत में हैं। जैसे आपके स्कूल के टीचर बोलते बेटा उसकी संगत ना करो। संगत का मतलब क्या हुआ? तुम दोनों लोग मिल रहे हो, बात कर रहे हो,
तो ये होती है संगति। जैसे दोस्ती में भाईचारा ऑन टॉप चला रहे हो, साथ जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, तो वो क्या हुई? संगत। बताओ बात समझ में? यानी मिल रहे हैं तो वो क्या होगा? संगत। अब एक बात समझो बेटा, आपका कोई ऐसा दोस्त है, या दोस्त कहेंगे नहीं क्योंकि दोस्त होगी तो संगत ही होगी, कोई ऐसा लड़का आप जिसको जानते नहीं हो, क्या उसके साथ तुम्हारी संगत हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। अगर चाहेंगे तब होगी ना। लेकिन जब एक दो लोग, मतलब दो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जान रहे तो संगति नहीं होगी। यानी अगर दो रेखाएं आपस में टच नहीं कर रही तो संगत नहीं होगा। तब क्या होगा? असंगत होगा बेटा। क्या होगा? असंगत। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? असंगत होगा, असंगत। और इसको बेटा लिखते हैं, केवल एक हल को ही भी इसको बेटा लिखते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब कोई द्वितीय नहीं, केवल एक। केवल क्या होगा? एक। उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। बताओ बात समझ में आई? अद्वितीय का मतलब केवल एक, इसके अनेक हल होंगे। बताओ ये बात समझ में आएगी? ये चार्ट आप लोगों को समझ में आया? इस चार्ट को आप लोग बेटा बना लेना। मैं 100% दावा कर रहा हूं कि इस पर आपको सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। जैसे एक सवाल है बेटा, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, मतलब बता रहा है युग्म संगत है, और संगत कौन कौन होंगे? जो मिल रहे थे। मिल कौन? दो लोग रहे थे। एक तो संपाती मिल रहा था और एक अद्वितीय हल मिल रहा था। यानी जिसका केवल एक हल था वो मिल रहा था, और जिसके बहुत सारे हल थे वे मिल रहे थे, और जिसका कोई हल नहीं था वो आपस में मिल नहीं रहे थे, यानी उनकी संगति नहीं होगी। तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। अच्छा, आलेख की रेखाएं समांतर का मतलब ऐसे थे, ये नहीं मिल रहे थे और नहीं मिल रहे थे दोस्त, तो क्या होगा? असंगत। अच्छा, सदैव संपाती होंगी। सदैव संपाती की बेटा बात नहीं, मुझे बोले बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? आ रही ना? अगला, सदैव संपाती होंगी। भाई दोनों लोग मिल रहे हैं, ये बात तो नहीं बताया गया कि एक बार मिल रहे हैं कि बहुत बार मिल रहे हैं, तो हम कैसे बोल दे कि वो दोनों संपाती होंगे? ये बताओ। जब तक ये ना कह दे, जैसे यहां पर बोला यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है। अब कौन सा युग्म संगत हमें नहीं पता, हमें यह भी नहीं पता कि वो एक बार मिल रहे हैं कि बहुत बार मिल रहे हैं। फिर बता रहे हैं सदैव संपाती नहीं कह सकते ये बात, सदैव प्रतिच्छेदी ये भी नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते या तो वो प्रतिच्छेदी होंगी या तो संपाती होंगी, यानी उसका कोई युग्म मिल रहा है तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बताओ बेटा बात समझ में आई? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये दे रहा हूं बेटा, मान लो एक समीकरण ये दिया हुआ है, x 2x, ये नहीं दिख रहा होगा बेटा कलर, 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अगली क्या लिखी हुई? अगला लिखा हुआ है 4, या मैं यहां पर लिख दूं 4x माइनस का 6y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब अगर मैं पूछ लूं कि बेटा बताओ ये संपाती होंगी या अद्वितीय होंगी, संपाती या प्रतिच्छेदी? क्या लिख दो बेटा? प्रतिच्छेदी। या समांतर होंगी, या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, या इनमें में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी अब आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले 2/4 लिखोगे बराबर माइनस 3/6 लिखोगे, माइनस का बराबर माइनस 10 बटा कितना लिखोगे? 20। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया।
3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 यानी 1/2 आ गया। 10 × 1 = 10, 10 दूनी 20 यानी 1, ये आ गया। बताओ बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बताओ ये कौन सा समीकरण फॉलो कर रहा है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। आप लोग बताओ कौन सा फॉलो कर रहा है? ये कौन सी समीकरण है? सर ये संपाती वाला होगा। कौन सा होगा? संपाती, यानी ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक वाली लाइन का समीकरण है, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन जा रही, यानी इसके बहुत से हल होंगे बेटा, बहुत से इसके हल होंगे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग लगा लोगे? अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, है ना, इसको लिख लेना। मैं अगला सवाल बता रहा हूं। अगला सवाल ये है, एक समीकरण लिखी है, वो लिखी है 4x माइनस का 5y प्लस 10 = 0। अगला लिखा हुआ है 3x, लिख दूं 8x प्लस का 10y प्लस का 20 = 0। ये लिख दिया बेटा। अब बात आई, सर इसको हम लोग लिखते हैं 4/8। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, है ना, कि ऑप्शन आपका क्या है। पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अनेक हल, अनेक हल होंगे। अब आप लोग बताओ इसको करके कि क्या इसका आंसर आएगा? या चौथा ऑप्शन कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो बेटा लिख चुके हैं इसका, या इनमें में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बेटा, अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 4/8, क्या लिखते हैं बेटा? 4/8 = -5/10 = 10/20। अगर कैंसिल करें 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 यानी 1/2 इज नॉट इक्वल आएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 -1/2 के। ये बात समझा दो आप लोगों को। 1/2 = -1/2 = 1/2। बेटा 1/2 पॉजिटिव, 1/2 माइनस का निगेटिव इक्वल नहीं हो सकता है। सर हम लोग पढ़े हुए थे, अगर 1/2 और नॉट इक्वल आ रहा है इसके, तो इसको हम लोग क्या बेटा बोल देंगे? यानी सर A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी सर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि सर ये ऐसी समीकरण थी जिसके केवल कितने हल होते हैं? केवल और केवल एक हल। केवल कितने हल होंगे? एक हल। यानी सर इसी को हम लोग बोलते थे अद्वितीय हल। बताओ इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग कर ले जाओगे। यानी बेटा इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बेटा मैं और दूंगा, और प्रीवियस ईयर क्लास एक दिन में लगाऊंगा, जिस दिन चैप्टर फर्स्ट के, चैप्टर सेकंड के और चैप्टर थर्ड के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। बताओ बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे हम लोग बेटा बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। क्या होगा बेटा? विलोपन विधि, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर इस चैप्टर में
अगर इस चैप्टर में आप लोग बेटा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि नहीं सीखे तो ये मान लो इस चैप्टर का 90% भाग अधूरा है, क्योंकि इस चैप्टर में इसी विधि से आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। चलो हम लोग सबसे पहले विलोपन विधि सबसे पहले चलो पढ़ लेते हैं, विलोपन विधि क्या होता है। चलो एक समीकरण बेटा हम लोग लिख दिए, x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये पहली समीकरण है बेटा। दूसरी समीकरण लिख दी बेटा मैंने, x माइनस 2y इक्वल टू 15। बताओ बात समझ में आ गई, ये बेटा दूसरी समीकरण लिखी हुई है। अब बता रहा है इस समीकरण से आप x और y का मान ज्ञात कीजिए। किसका, x, y का मान ज्ञात, x, y का मान ज्ञात कीजिए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी सर हमें यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात हम लोग किसकी करेंगे, विलोपन विधि की करेंगे। बेटा किसकी बात करेंगे, विलोपन विधि कि ये विलोपन विधि क्या होती है। अब हम लोग यहां पर हेडिंग डाल ले विलोपन विधि कि ये विलोपन विधि क्या होती है बेटा। सबसे पहली बात, विलोपन का मतलब होता है किसी एक चर को गायब कर देना। सर कैसे गायब कर देंगे, हवा में गायब कर देंगे? नहीं बेटा, यहां से किसी एक x को कट करके एक दूसरे चर की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कैसे कि बेटा जैसे पहले लिखा हुआ, पहली समीकरण लिखी हुई x प्लस 2y इक्वल टू 10, दूसरी लिखी हुई है x माइनस 2y इक्वल टू 15। अब इन दोनों समीकरण को बेटा हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। ऐड करेंगे तो प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा बेटा। यानी आ जाएगा बेटा कितना, 10 और 15 25। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं सर। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 25/2। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई लाला, आ गई। यानी सर x की वैल्यू आ गई 25/2। सर x की तो वैल्यू आ गई, लेकिन सर हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटा x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रख दो तो y का मान आ जाएगा। यानी सर, यानी आपका कहना है कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, चाहे जिसमें रख दो, 1 या 2 में रख दो। ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, रख दो। हम बेटा पहले समीकरण में मान रख रहे हैं, ये पहली समीकरण है, x प्लस 2y और इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। x का मान कितना आया बेटा, 25/2 यानी 25/2। यानी बेटा जहां x लिखा हुआ है यहां पर लिखूंगा 25/2 प्लस का 2y इक्वल टू 10, यानी 2y इक्वल टू आ गया बेटा। अगर इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस का 25/2। बेटा बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको फर्दर और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 माइनस का 25/2 यानी 2y इक्वल टू आ जाएगा -5/2। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर माइनस क्यों लगा दिया? बेटा इन दोनों में से देखो बड़ा कौन है सर, 25 बड़ा है। 25 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसलिए बेटा जो बड़ा होता है उसका साइन आता है माइनस का 5/2। ये 2y की वैल्यू है बेटा, हमें 2y की वैल्यू नहीं, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y इक्वल टू आ जाएगा -5, ये 2 नीचे जाएगा तो 2 2 जा 4। ध्यान से सुन लेना इस बात को, यानी y की वैल्यू आ गई -5/4। अगर बेटा हम आपका आंसर चेक करवा दें, यानी सत्यता की जांच करवा दे, सत्यता आंसर में सत्यता की अगर जांच करवा दे तो लिखा था x प्लस 2y इक्वल टू 10। यानी सर
अगर x की वैल्यू रखी जाए और y की वैल्यू रखी जाए तो कितना आंसर आना चाहिए? 10। चलो रखते हैं। x का मान है 25/2, यानी जहां x होगा वहां 25/2, y की जगह -5/4 यानी प्लस का 2 और -5/4 उसके बराबर आना चाहिए बेटा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो बेटा आ गया 25/2 और माइनस और प्लस -5/2। बताओ बात समझ में आ गई क्या? आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर नीचे हर वाला बराबर होता था तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता था। यानी 25 में से 5 चला जाएगा तो 20 और बटा 2 यानी कितना आ गया? 10। बताओ बेटा, यानी जो हम लोग आंसर बेटा निकाले हुए हैं वो आंसर क्या है बेटा? सब सही आंसर है। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बताओ आप लोगों को विलोपन विधि आई कि नहीं आई? ठीक, यहाँ पर विलापन लिखा हुआ था बेटा, विलोपन होगा। क्या होगा? विलोपन। बताओ ये बात समझ में आ गई? अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं विलोपन विधि पर। अगला सवाल लिखा हुआ है 2x - 3y = 20। अगला सवाल लिखा हुआ है x, यहां पर लिख दूं x - y = 30। कहोगे सर पिछली बार आपने तो बराबर बराबर रख के काट दिया था, अब हमसे बता रहे हो लगाओ, तो हम कैसे करेंगे बेटा? अब बताओ। आप कहोगे सर पिछला सवाल था वहां पर 2y था, आपने कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसको हम लोग कैसे करें? तो बेटा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। बेटा हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। बताओ बात समझ में? बेटा बराबर नहीं है, इसको मैं लिख दूं प्लस का समीकरण थी x प्लस का y = 30, ये मान लेते हैं। बेटा यहां पर बराबर नहीं, यहां पर 2x लिखा हुआ, यहां पर x लिखा, यहां पर 3y है, यहां पर y है, यहां पर 20 30 तो हटा ही दो। बेटा एक बात समझो, जहां पर चिन्ह विपरीत हो उसी को बराबर करने का प्रयास करते हैं, और बराबर उसको करते हैं जहां बराबर आसान से हो जाए। अगर हम इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा करवा दें तो यहां 3x हो जाएगा, यहां 3y हो जाएगा, यहां पर 90 हो जाएगा। यानी समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यानी गुणा करने पर, यानी जब समीकरण गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y = 30 तिहाई 90 बेटा। ये एक समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है हमारी? 2x माइनस का 3y = 20। अब बेटा अगर देखा जाए दोनों समीकरण को ऐड किया जाए तो 3 2 5x प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल, 90 और 20 हो गए बेटा 110। यानी अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो 110/5, 5 एकम 5 और 22 पंजे 110 होता है बेटा, तो x की वैल्यू आ गई 22। x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। अब x का मान जितना दिख रहा है 1 2 इधर जहां मन हो रहा है वहां पर x का मान रख दो बेटा। हमने कहा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x में रख देंगे तो यहां पर लिखा हुआ है 2x माइनस का 3y = 20।
यानी जहां x है वहां पर क्या रख देंगे 22, यानी x की जगह 22 माइनस 3y इक्वल टू 20, यानी 22 दूनी 44 माइनस का 3y इक्वल टू 20। 44 उधर जाएगा बेटा तो माइनस का 3y इक्वल टू 20, और इधर ये प्लस का है तो उधर माइनस का 44, यानी माइनस 3y इक्वल टू आ गया माइनस 44 में से 20 जाएगा 24 आ जाएगा, वो भी माइनस का। किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बेटा बड़ा कौन 44, 44 के आगे कौन सा साइन माइनस का, इसलिए माइनस में। यानी -3 अगर माइनस वाई इक्वल टू देखा जाए y इक्वल टू -24 अपॉन माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आ गया 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 एकम 3, 3 बार 24 है ना, तो 8 बार बेटा गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब बताओ विलोपन विधि बेटा आई कि नहीं आई। बहुत आसान तरीके से मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं, बोलो आ गया। अब बेटा हम लोग बात करते हैं, अब इसका आंसर की सत्यता की जांच आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करूंगा मैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ये क्या होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है चर का स्थान बदलकर, यानी सर हम समझे नहीं। जैसे बेटा आपका पहला मैंने समीकरण लिया हुआ था x प्लस 2y इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 15। पहला था x प्लस 2y इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 15। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 15। बेटा स्थान बदलकर मतलब बेटा यहां पर किसी एक चर को उधर भेज देते थे, लेकिन भेजते उसको है बेटा जिसमें आपके अचर पद ना हो। यानी अचर पद वाला क्या करते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे सिंगल लिखा हुआ x, ये x लिखा हुआ, इसको नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये बहुत साधारण है, इससे आसानी से हो जाएगा। अगर बेटा मैं x को इधर भेज दूंगा तो ये 2y बचेगा, 2 अपॉन में जाएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यानी अगर हम लोग देखें x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा 2y उधर चला जाएगा तो 10 माइनस का 2y, इसको मान लो 3, और ये 1 थी समीकरण और ये 2 थे। यहां से हमें x का मान मिल गया है। ये x का मान चाहे समीकरण 1 समीकरण 2 कहीं पर भी रख दो आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जहां x है बेटा समीकरण 1 पहले लिख लो, आप लिख लो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, यानी जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर लिखेंगे 10y माइनस 2y, यानी 10 माइनस का 2y माइनस का 2y और 1/1 माइनस 1/1 और बेटा समीकरण 1 में नहीं, 1 से तो मान निकाला है हम लोगों ने, है ना, जहां से मान निकालते वहां नहीं रखते। समीकरण 2 में रखेंगे, कहां पर रखेंगे 2 में, यानी जिस समीकरण से अगर मान निकाले उसी समीकरण में रखोगे तो नहीं होगा। यानी पहले समीकरण से मान निकालो और दूसरी समीकरण में रखो। समीकरण 2 में रखने पर यानी x माइनस 2y इक्वल टू 15, x की जगह वैल्यू आई थी 10 माइनस 2y, ये माइनस का 2y इक्वल टू 15। यानी बेटा
अगर इसको फर्दर आगे हम लोग देखें तो 10 उधर चला जाएगा, -2y माइनस का 4y। एक बात बता दूं, अगर साइन सेम होते हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, साइन अपोजिट, फिर साइन सेम होते हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, और साइन अपोजिट होते हैं तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, साइन अपोजिट होंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई? और साइन उसका आता है जिसका जो संख्या बड़ी होती है। यहां पर क्या बड़ी तो दोनों थी इसलिए नहीं, बड़ी क्या थी, दोनों बराबर थी बेटा। बताओ बात समझ में आ गई? यानी सर -2y माइनस का 4y, 15, 10 उधर जाएगा तो 15 माइनस का 10, तो सर 15 में से 10 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, y लिखा था तो y इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। बेटा साइन ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, बात बराबर है, ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू यहां पर रख देंगे बेटा, क्या था, x इक्वल टू 10 माइनस का 2y था, तो 10 माइनस 2, y की जगह 5/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 10 माइनस का 5/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 15। बोलो बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं? 20 माइनस 5, 15/2, यहां भी 15/2। बोलो बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सी कठिन है और विलोपन विधि आसान है। विलोपन विधि में आंसर तुरंत आ जाता है, प्रतिस्थापन विधि में आंसर इतनी जल्दी से नहीं आता था। तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि अगला जो क्वेश्चन था आप इसी से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज 3.1 का सवाल करवा रहा हूं बेटा। क्या करवा रहा हूं बेटा? सवाल बेटा आपका मैं करवा रहा हूं। क्लास आपकी 46 मिनट की हो चुकी है ना? मैं ज्यादा लंबी क्लास न लेकर के कम टाइम में ज्यादा चीज देना ही टॉपर्स वे प्लस का वादा है बेटा। हमारी टीम का कहना है कि बहुत से टीचर कहते हैं मैं ये चैप्टर 15 क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं वो चैप्टर 10 क्लास में। अरे बेटा क्लास नंबर से नहीं होता कि 10 क्लास करवा दी, 15 क्लास करवा दी। इंपॉर्टेंट यह है कि आपने एक क्लास में कितना ज्यादा करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसी चीज को आप 10 दिन तक पढ़वाते रहो, वही चीज आप 5 दिन में अच्छे से कंटेंट तैयार करवा दो, वो हो गया। अब आपका पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह थोड़ा कठिन क्वेश्चन लग रहा, लेकिन बहुत आसान मेथड से मैं बताऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक? अरे मनोरंजक तब होगा जब बताऊंगा बेटा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बेटा ग्राफ का एक मैं अलग पूरी वीडियो लेके आऊंगा ग्राफ की, जिसमें ग्राफ के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। आज मैं बीजीय गणितीय द्वारा करूंगा। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर बात बोला 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद की। अब 7 वर्ष पहले तब जाएंगे ना जब बेटा मुझे आज का पता होगा, यानी वर्तमान की बात पता होगी। यानी अगर मुझे आफ्ताब की वर्तमान आयु पता हो जाए और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पता हो जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है 7 साल पहले और 3 साल बाद के बताने में। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं बेटा, बहुत आसान से बताऊंगा ना, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। सबसे पहले कभी ऐसा सवाल आए तो आप लोग उसकी वर्तमान आयु मानेंगे। वर्तमान आयु का मतलब आज की आयु। हमें यह पता होना चाहिए कि आफ्ताब आज कितने साल का है, उसकी पुत्री आज कितने साल की है। मान लो आज मैं 20 साल का हूं तो 7 साल पहले कितनी आयु का था? 20 में से 7 माइनस कर दो तो मैं 13 साल का था। अगर मैं मान लो मेरी बच्ची है वो 10 साल की है और 3 वर्ष बाद जाओ तो वो कितने साल की हो जाएगी? 13 साल की। आप लोग इस टाइम 13 साल के या 14 साल के हो गए, मैं मान ले रहा हूं आप 13 साल के हो, तो 7 साल पहले आप कितने साल के थे? 6 साल के थे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? और आज से 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? आप 16 साल के हो जाओगे। यानी हम लोगों को आज का पता होना चाहिए। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु
x वर्ष है तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। सबसे पहली बात बेटा कभी भी y वर्ष है। सबसे पहली बात कभी बेटा ऐसा सवाल आएगा तो वर्तमान आयु मानेंगे, यानी अब बात कह रहा है वर्तमान माने 60 वर्ष पूर्व। सबसे पहले 60 वर्ष पूर्व, चलो 60 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले, यानी सन 2026 चला है, 26 से 7 साल पहले जाओगे तो 19 में पहुंच जाओगे। यानी आफ्ताब आज x साल का है, उसकी पुत्री आज y साल की है आज, तो 7 साल पहले यानी x माइनस का 7, ये भी क्या होगा y माइनस का 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों के लाइन समझ में नहीं आती है, तो ध्यान से सुनना। कभी भी जैसे पिता या पुत्री का रिश्ता या किसी का है, तो जिधर तुम्हारा लगाने का मन करे कि सर मेरा मन ये कर रहा था कि मैं आफ्ताब को 7 गुना कर दूं, नहीं बेटा, जिधर मन करे उधर नहीं, जिधर मन ना करे उधर कर देना। यानी सर ये हो गया, इसको सॉल्व करूं तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y और 7 सत्ते 49, यानी यहां पर आ जाएगा, इसको इधर लिया तो x माइनस का 7y माइनस का 49, 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7, यानी सर x माइनस 7y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 42। समीकरण नंबर 1 पहली शर्तानुसार, ये पहली शर्तानुसार थी, पहली शर्तानुसार। बताओ ये बात समझ में आ गई। अगला बेटा देखो, अगला लिखा है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से 3 वर्ष बाद, यानी आज अगर आफ्ताब x साल के हैं, उसकी पुत्री y साल की है, तो आज से 3 वर्ष बाद का मतलब बेटा प्लस का 3, प्लस का 3 और प्लस का 3। बेटा अगर आज मैं 20 साल का हूं तो 3 साल बाद 23 साल का हो जाऊंगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मन तो कह रहा है इधर 3 लगाऊं, लेकिन नहीं बेटा, इधर 3 लगाना है। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस का 9, यानी x 3y इधर ले जाओ माइनस का 3y इक्वल टू 3 उधर ले जाओ तो 9 माइनस का 3, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब यहां से बेटा हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, और जो x y की वैल्यू होगी वो आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु होगी, यानी आज की आयु पता चलेगी। फिर हम लोग 7 साल पहले निकालेंगे और 3 साल बाद की निकालेंगे। बताओ बेटा बात समझ में आ गई? अब समीकरण लिखा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, क्या है बेटा? x माइनस 7y पहली समीकरण लिखी हुई थी, x माइनस 7, x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42, माइनस की कितनी थी 42, और दूसरी जो हमारी थी वो बेटा लिखी हुई थी x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और जहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा। इस साइन का खेल खत्म हो चुका होता है बेटा, इस साइन का खेल खत्म हो चुका होता है बेटा। माइनस का x प्लस का x कैंसिल, और यहां पर लिखा प्लस का 3y माइनस का 7y, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस का 4y, और ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 42 माइनस का 6 तो माइनस का 48, यानी y की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस माइनस कैंसिल 48 अपॉन 4, यानी ये आ जाएगा
4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि आफताब की जो पुत्री है वो 12 साल की है। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बात करते हैं कि समीकरण दूसरी हमारी क्या थी बेटा। दूसरी समीकरण हमारी बेटा थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, और अगर y का मान समीकरण 1 में रख दे तो यहां पर लिख दू y का मान समीकरण 1 में रखने पर। बताओ बेटा बात समझ में आ गई। यानी x और y का मान कितना है 12, यानी यहां पर कितना लिख देंगे 7 गुणे 12 इक्वल टू माइनस का 42। x 12 सत्य होता है 84, यानी माइनस का 84 इक्वल टू माइनस का 42, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस 42 और प्लस का 84, यानी 84 इधर जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का, x बराबर आ जाएगा 42 में से 84 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42, यानी आफताब कितने साल का है 42 साल का। अगर वर्तमान आयु बेटा देखी जाए, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वर्तमान आयु देखी जाए तो ये x यानी आफताब थे, आफताब आए 42 साल के, उनकी लड़की आई यानी उनकी पुत्री आई 12 साल के। अब सवाल में यह था कि 7 साल पहले, अगर हम लोग 7 साल पहले चले तो 42 में से 7 जाएगा तो 35 और 12 में से 7 जाएगा तो 5। अब देखो बेटा सवाल क्या बोला हुआ था, सवाल 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 देखो। आफताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखो 7 वर्ष पूर्व यानी माइनस का 7 और माइनस का 7 साल पहले जाएंगे तो आफताब देखो अपनी पुत्री से 7 गुना है कि नहीं है। अगर उसकी पुत्री 5 साल की है तो आफताब 35 साल का है। फिर एक बात आफताब ने बोली थी, अगर आज से 3 वर्ष बाद, आज आफताब 42 साल के हैं, उसकी पुत्री आज 12 साल की है और 3 वर्ष बाद अगर जाएंगे तो आफताब 45 साल का हो जाएगा और उसकी पुत्री 15 साल की हो जाएगी। बताओ, अब बताओ आफताब अपनी पुत्री से 3 गुना है कि नहीं है। यही तो बेटा है अब आंसर के सत्यता की जांच। बताओ जितनी शर्तें थी हमने लागू कर दिया कि नहीं कर दिया। चलो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बेटा, जहां पर हम लोग 3.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। टॉपर्स वे की टीम आपके साथ है, हर जगह आपके साथ रहेगी टॉपर्स वे की टीम। टॉपर्स वे की टीम का वादा है आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराने का। तो जय हिंद मेरे साथियों, धन्यवाद। जुड़ना ना भूले, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने क्लास में सभी बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि इसका जो बेनिफिट है वो आपके सभी बच्चों को मिले। आप लोग ये मत सोचा करो कि मैं ही फ्री का पढ़ लूं, नहीं बेटा, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारी मदद अलग से हो जाती है बेटा। बात समझ में? अगर आज हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो कल भी हमारी कोई हेल्प करेगा बेटा, है ना। तो जय हिंद मेरे साथियों।